Namaskar, it's Dr. Goyal from Vifty Worldwide and also from PIMS Hospital Umada, one of the best hospitals in Southern Rajasthan. आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है वो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो उस मुद्दे पर अपने पूरे जीवन को लगा रहे हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, या कहे तो कोविड के बाद जिस मुद्दे को लेकर सभी लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, यानी मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हमारे बीच आज सबसे सीनियर डॉक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रवीण खेरकर। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, जानी पहचानी शख्सियत है। देश विदेश में इन्होंने अपने ट्रीटमेंट से परचम लहराया है, और आज मैं बहुत लकी महसूस करता हूं कि आज मैं इनके बीच में हूं, क्योंकि बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिल सकता है। लेकिन इस पॉडकास्ट में आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है मोबाइल टेक्नोलॉजी और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव यूथ, न केवल यूथ बल्कि ओल्ड एज पीपल, सभी के दिमाग के ऊपर। क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा बनता भी जा रहा है समय के साथ। उसका एक कारण मैं ये भी बताऊं, क्योंकि आज ऐसा युग आ चुका है कि हमारे हाथ में मोबाइल फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक चुका है और वो उखड़ता ही नहीं है। और जितना स्क्रीन टाइम हमें देना चाहिए उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम हम दे देते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पर उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, जिसके बारे में खेरकर सर बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आज बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्ते पिम्स की तरफ से। और मैं डॉक्टर गोयल सबसे पहला सवाल पूछने से पहले चाहूंगा कि आप अपने अनुभव को हमारे साथ सबसे पहले साझा करें, अब तक की आपकी लाइफ जर्नी और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएं। जी, थैंक यू डॉक्टर नवीन। वैसे तो साइकियाट्री एक मेडिकल साइंस की सबसे छोटी या इन्फेंटाइल स्पेशलिटी मानी जाती है। 1960s में डिप्लोमा के बाद फर्स्ट टाइम एमडी कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में, और प्रोफेसर एन वीग, नरेंद्रनाथ वीग साहब को मॉडस्ले से इंग्लैंड से बुलाया गया। हमारी जो सेकंड हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि क्या आप यहाँ पर जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट बेस्ट एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बन रहा है, आप उसमें एमडी साइकियाट्री हम चाहते कि शुरू हो। तो दो लोग आए, उनमें से एक प्रोफेसर नरेंद्रनाथ वीग थे। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में एमडी साइकियाट्री शुरू कराया। वो हमारे सबके टीचर है। हमने वहाँ से जिन जिन लोगों ने ऑलमोस्ट अभी 200 से प्लस स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। तो मेरी जर्नी जो है वो एमबीबीएस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर विदर्भा से शुरू हुई। इंटर्नशिप में ही मैंने एम्स, पीजीआई, ऑल इंडिया और महाराष्ट्र वाली सारी एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर दी थी। हमारे कॉलेज से मैं पहला स्टूडेंट था जिसने एम्स और पीजीआई की एक नींव रखी, सारे बच्चों को, एक स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को एक होप दी कि हम भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। फिर एम्स में मुझे लेबोरेटरी मेडिसिन, फिर मेडिसिन नहीं मिल पाया लेकिन लेबोरेटरी मेडिसिन में मैंने लिया। 6 मंथ्स में मुझे ये एनालाइज हुआ कि हमने रिसर्च में जाना चाहिए। मैंने वहाँ पर हिमाटोलॉजी की पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम दी, जो कंट्री में ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते थे। उसमें से हम 2 ही लोग सिलेक्ट हुए थे, एक मद्रास के, चेन्नई के प्रोफेसर थे और एक मैं था एमबीबीएस होने के बाद। तो हमारे वहाँ पर जो प्रोफेसर डॉक्टर पीके दवे साहब थे, जो वहाँ के डायरेक्टर थे नई दिल्ली के, उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज लिटिल प्रिकॉशियस एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रोग्रेस यू माइट receive in the clinical practice rather than dipping yourself emotionally in PhD programs। और फिर PhD करके आप शायद एक रूम में एक्सपेरिमेंट करते हुए कहीं पागल न बन जाओ, ये उनके वर्ड थे। तो वो कहते थे कि तुम बहुत लाडले और इंटेलिजेंट हो, तुम अपनी बुद्धि का कहीं और उपयोग करो। तब मुझे ऐसे लगा कि क्या ये सच में जिंदगी की जो एक मोड है, उस मोड को चेंज करने वाला चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है। मैंने दिमाग में तो यही रखा था कि हाँ, मैं इन अ वे, हम लोग सारे डॉक्टर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैं थोड़ा सा हट से कंट्रीब्यूट करना चाहता था। तो मेडिसिन छोड़ के फिर मैंने साइकियाट्री लिया पीजीआई चंडीगढ़ में। वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर्स थे, 17 फैकल्टीज थी,
उसमें से 5 फैकल्टीज तो यूएस और यूके से ट्रेन थी, और इतने अच्छे फैकल्टीज थे जो आपको खड़े कैसे रहना है, टाई कैसी बांधनी है, बात कैसे करनी है से लेके, तो सिखाते समय इतना ग्राइंड करते थे कि एक कॉमन बंदे को कैसे कोई भी कंट्रीज में चला जाए, वो कैसे अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस डिसीजन बिना किसी के इंटरफेरेंस में, जो एक पीजीआई के डिपार्टमेंट में मुझे एक अच्छी बात लगी कि कोई भी डायग्नोसिस बनाए, वो डायग्नोसिस बाय नहीं करना, लिखा हुआ डायग्नोसिस लेना नहीं है। तो ये एक बहुत ही अहमियत वाली बात मुझे लगी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज के समय में देखिए, कोई भी हमारे 625 मेडिकल कॉलेजेस में एमडी कैंडिडेट्स को एवरी डे वो प्रोफेसर्स नहीं सिखाते हैं। ये केवल एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे हर रोज सुबह 8 बजे बिल्कुल घड़ी के कांटे पे कांटा रखकर प्रोफेसर हर रोज आते थे, हर रोज हमें सिखाते थे। तो इमेजिन करिए कि ऑलमोस्ट 215 days in a year, 345 days, 645 days in 3 years हमें प्रोफेसर्स ने सिखाया। और इवनिंग में हमारे दूसरे क्लासेस होते थे, एवरीडे एकेडमिक्स होता था। और जिस तरह से हमें साइकियाट्री की लर्निंग हुई, ये एक बिल्कुल भी नया फील्ड था मेरे लिए तो। और साइकियाट्री को तो ज्यादातर लोग पागलपन की बीमारियों से जानते थे। वैसे तो उसमें अभी 418 साइकियाट्री के डायग्नोसिस ऐड हो चुके हैं। ग्रेट। और ये बहुत ही अच्छी बुनियाद बनी है, क्योंकि हमने देखा है कि मन जिस स्पीड से भागता है, शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी फास्ट स्पीड है मन की, और मन के डिस्टॉर्शंस, डिफॉर्मिटीज, स्पेसिफिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांस हो रहा है, उसके डिसरप्शंस बढ़ गए हैं अपने अंदर, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ, और समाज में सोशल से लेके पॉलिटिकल ट्रेबल्स तक, इवन मीडिया के इश्यूज में भी आज मेंटल हेल्थ इश्यूज टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज्यादा। तो आपने जैसे बताया, मैं उसमें थोड़ा सा एक और बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी जो होता है वो मन के नॉर्मल प्रोसेसेस को एनालिसिस करने का ब्रांच है, और साइकियाट्री उससे एक कदम आगे मन के एबनॉर्मल, माल एडेप्टेटिव, इनग्रेन, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और रिलीविंग बिहेवियर्स का एक बहुत अच्छा न्यूरोसाइंस का इंटीग्रेटेड फील्ड है। तो ये मेरी जो लगभग 19-20 साल की जर्नी रही है, मेरा 2005 में कंप्लीशन हुआ था एमडी साइकियाट्री का। उसके बाद सीनियर रेसिडेंसी हुई एमडी साइकियाट्री के, मैंने कोर्सेज अपनी ही जगह शुरू कराए हैं विदर्भा में। फिर MGIMS सेवाग्राम, जो महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से इंस्टीट्यूट बनाया, वहां पर गया। वहां पर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे यूएस में गवर्नमेंट ने भेजा। 2011, 12, 13 में मैं यूएस में गया 5 बार। वहां पर मेरी एक मिनी फेलोशिप प्रोग्राम हुई ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से, में बेथ इसराइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर से। फिर वो मैं सोर्सेस निमांस में जाके, पीजीआई में जाके, सारे कंट्रीज में पता हो, ये मेरी आशा थी। और फिर मेरे बाद डॉक्टर उर्वक्ष मेहता करके हैं निमांस के, वो गए। फिर डॉक्टर अभिजीत दास फ्रॉम कोलकाता, देन डॉक्टर नंदलाल फ्रॉम एम्स नई दिल्ली। तो अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें सीखे, साइकियाट्री को बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश की। भले ही एक छोटा सा बच्चा जो बहुत लास्ट में मेडिकल साइंस में आया, हो सकता है कि वो आने वाले समय में हमारे सारे ही मेडिकल फील्ड के लिए एक अच्छा सा उपहार बन जाए। बहुत अच्छा सर आपका इंट्रोडक्शन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही ये डिपार्टमेंट किसी वक्त पे बहुत छोटा माना जाता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़े डिपार्टमेंट को इसी को ही माना जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। दूसरा, आप 19 वर्ष का इतना बृहद अनुभव रखते हैं, और मैं वो जरूर दिमाग में और दिल में सोचता हूँ कि एक टाइम आपने ऐसा भी देखा होगा जिस वक्त पर मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो ना के बराबर थी। बिल्कुल, यानी लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं रहते थे। टच स्क्रीन का जैसे ही रिवोल्यूशन हुआ और वो आम जनता के बीच में आसानी से अवेलेबल हुई, ऊपर से कई जो कंपनीज है जिन्होंने नेटवर्क बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया, उसके बाद से ये एक एडिक्शन के रूप में अब सामने आया है। तो सबसे पहले तो मैं, आप क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के इतने जबरदस्त एक्सपर्ट हैं,
तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में भी आज की डेट में न सिर्फ भारत की जनता बल्कि पूरी दुनिया ही बहुत बुरी तरीके से इसकी एडिक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? जी, असल सच्चाई क्या है? बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि एडिक्शन हो रही है, और कुछ लोग समझते हैं कि हाँ, एडिक्शन कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग डेटा के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। 2005 से लेके 2013 तक 8 वर्षों के दौरान जर्मनी, इटली और यूके में 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने डेटाबेस एनालिसिस किया कि 13 से लेके 18 साल के उम्र वाले जो कॉलेज में एंट्री होने से पहले वाले बच्चे खास करके, और 18 साल से लेके 25 साल तक के जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एंट्री होते हैं वो लोग, इन लोगों का ऑन एन एवरेज मोबाइल यूज टेक्नोलॉजी कितना है, और उन्होंने उनके कंट्रोल रखे उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं के सिबलिंग्स, उन्हीं के पेरेंट्स, उन्हीं के जो उनसे नोन थे। They were asked to name one person who can be simultaneously used as a controller, so that जो है वो आउटपुट जो है वो बिल्कुल साफ नजर आए। जी। तो इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल आप और आपका भाई, तो आपका भाई जो यूनिवर्सिटी में नहीं है वो कंट्रोलर बन गया। तो नॉर्मल इंसान जो है वो यूजुअली अराउंड 90 to 100 टाइम्स फोन स्क्रीन को या फोन को टच करता है, यूज करता है, बटन्स को यूज करता है। लेकिन जो लोग एडिक्शन में जाते हैं वो लगभग 900 से 1000 बार एक दिन में, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक आपकी जिंदगी के चीज को 900 से 1000 बार टच कर रहे हो। आप अपनी माँ को टच करते हो 900 बार? क्या आप आपकी बहन को, फ्रेंड को, पत्नी को टच करते हो 900 बार? तो आप एक ऐसे न्यूरल पाथवे का शिकार बन गए हो या एक विक्टिम बन गए हो जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपको उसने पासिव बना दिया है, आपको उसने अपने प्रोडक्टिविटी से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है, और आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स वाले, आपके आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इससे दूर होना चाहिए। तो इस तरह के जो फिनोमेनास है, खास करके प्रोफेसर ऑटमन करके थे जर्मनी के, उन्होंने ये चीज बाहर रखी। तीनों कंट्रीज ने ये डेटा बाहर लाया और डेटा पब्लिश हुआ है, और पब्लिश डेटा ये दिखाता है कि अराउंड जो लोग 5 से ज्यादा घंटे मोबाइल अपने जिंदगी में लाते हैं वो डेफिनेटली मोबाइल यूज के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। क्या 5 से कम घंटे अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब आपकी नजर में वो एडिक्ट नहीं है? जी, ऐसा है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, वर्क कल्चर वाले लोग हैं, जो मोबाइल को 4 से 5 घंटे तक या 5 घंटे से कम ही बात कर लेते हैं हम ऑन एन एवरेज। जो लोग अपने वर्क के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, जो लोग योगा सीखने के लिए, जो लोग म्यूजिक सीखने के लिए, जो लोग फूड के अलग अलग कुजीन सीखने के लिए यूज करना चाहते हैं, जो लोग टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो ये मेरी गाइडलाइन नहीं है, ये हमारे सारे टास्क फोर्स के जो फील्ड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एनालाइज किया कि एक डिवाइस को 900 बार टच करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता होगा। क्या आप 2 घंटे में 900 बार टच कर सकते हो? तो वो होता है डिफिकल्ट। तो इसलिए वो उन्होंने एक टाइम ट्रांजिएंट फ्रेम रखी है। जो 5 घंटे से ज्यादा कर रहा हो उसको बहुत ही जरूरी है कि वो एटलीस्ट एक दिन अपने आप को मोबाइल फ्री करके लाइफ को रूटीन में आता है या नहीं आता है वो करके देखे। उसको ये जरूरी है कि नींद के समय, खाना खाने के समय, अपनों से बात करते समय मोबाइल आपसे दूर रखा जाता है क्या? और जब भी मोबाइल का डिस्टेंस आपसे बढ़ता है तो आप डिस्ट्रेस होते हो क्या? आपको तकलीफें क्रिएट होती है क्या? कहाँ है मोबाइल?
तो वो मोबाइल का जो इररेसिस्टिबल इम्पल्स है आपके माइंड और ग्लोबल न्यूरोनल स्पेस के अंदर उसने एक मेजर पोजीशन ऑक्युपाई कर ली है, वो पोजीशन आपको रिएक्टिवेट करती है क्या? जिसको नहीं करती मैं कहूंगा कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको करती है, जो इरिटेट हो जाता है, जो गुस्सा हो जाता है, जो केवल उसी के बारे में सोचता है, आपके पास आप सोचते हैं बिना मोबाइल के आप बोर हो गए, आपको मेरा मोबाइल कहाँ है, तो आप देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द नीड फॉर सेल्फ एंगेजमेंट। आप आजकल केवल नार्सिसिज्म के रोड पे चलना शुरू हो गई है दुनिया कलयुग में। टेक्नोलॉजी ने उसको और भी पावरफुल बना लिया। जो फ्री कैपिटलाइजेशन है मार्केट में, उसकी वजह से आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, दुनिया के बारे में, फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचते। तो वो जो सोच है जो आपको क्रंच कर लेती है, वो क्रंचिंग प्रोसेस जो है वो एडिक्शन के यूजुअली 6 डोमेन्स है। जब उसमें से 3 या 3 डोमेन से ज्यादा चीजें हो जाती है तब हम उसको एडिक्शन कहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जापान, कोरिया, जिन्होंने ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज, यूएस और जर्मनी ऑन वेस्टर्न फ्रंट एंड कोरिया एंड जापान ऑन ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजीज दुनिया को दी, बहुत सारे लोग जुडिशियसली ओनली रिलेटेड टू वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता थोड़ी देर के लिए खुश होना, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल। लेकिन अगर ये आपको पासिव बना दे, ये आपको कंट्रोल करा दे, ये आपको आपके आउटपुट से दूर ले जाए और आपको एक डिफिकल्ट टू लिव अलोन विथ साइलेंस, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क जो मैं थोड़ा सा बता रहा था, वो करा दे, तो बहुत मुश्किल है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बिफोर यू गो फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि मोबाइल जो है, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक वेव का डिफरेंस होता है। लेफ्ट ब्रेन स्लो है, वो 9 से 10 में चलता है, राइट ब्रेन स्लो है, वो 10 से 11 वेव्स पर सेकंड्स पे ऑसिलेशंस चलती है। तो ये ऑसिलेशंस राइट ब्रेन का बढ़ाता है और लेफ्ट ब्रेन का कम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट ब्रेन का 6 आ जाए और राइट ब्रेन का 14 चला जाए, तो 6/14 ये एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज वाले, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो लोगों को मारते समय या मरवाते समय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, उनका शिवरिंग नहीं होता है, उस लेवल तक ले जाते हैं। इंपल्सिविटी आपको उस तरह से बना सकती है, और ये मॉडल्स बनाने वाले साइंटिस्ट जानते थे ये होगा। लेकिन जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, बट आई वंडर कि ह्यूमन इंटरेक्शन से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंसान को ही डिस्टर्ब कर दे। सो वो शायद समय शुरू हो गया है। तो इस कड़ी में मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एडिक्शन है जी, ये कितना ज्यादा फैटल हो सकता है? जैसे ड्रग्स का एडिक्शन अगर बहुत एक्सेस में हो जाए वो फैटल है, और दूसरे भी कई तरीके के एडिक्शन है जो फैटल हो जाते हैं, यानी कि वो या तो खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है या दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। जैसे कि अभी न्यूज आई थी कि एक माँ बेटी का झगड़ा हुआ, और क्योंकि वो अपनी मदर से ही लड़की हाथापाई करने लग गई इसके लिए कि मेरा मोबाइल कैसे आपने छुपा दिया। बिल्कुल। तो ये कितना फैटल है सर? ये किस लेवल पर ये एडिक्शन जो है वो नुकसान कर सकता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं। एक है फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, जिसका सेकंड इमीडिएट कंपोनेंट है प्राइवेसी। तो आजकल क्या है, बहुत सारे घर में प्राइवेसी वाली बात बढ़ गई है, मैं और मेरी प्राइवेसी, और उसे हाथ कोई ना लगाए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द मोमेंट ये मोबाइल आपके राइट ब्रेन के एक्टिवेशंस को एक्सेलरेट करना शुरू करे, आपकी इंपल्सिव रिएक्टिविटी, हम लोग ना इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तो कभी कभी ये इंपल्सिविटी एक बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे और बताना चाहूंगा। बड़े सारे हमारे देश में एक समय था जब हम कहते थे कि कितने लोग मारे गए,
महाराष्ट्र में कितने लोग मरते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरते हैं, क्रिमिनल रेट कितना है, उससे ज्यादा रेट एक्सीडेंट्स का है। हमारे देश में हर रोज, आपको शायद पता नहीं, लगभग 12 से 15 हजार एक्सीडेंट्स एवरीडे हो रहे हैं। और इसमें से अगर हम फिगर ले तो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स का रीजन कौन है? मोबाइल। द मोमेंट रिंग बज जाती है, आपका हाथ ना चाहते हुए भी फट से निकालने की कोशिश करते हो, और जब टास्क स्विच या टास्क शिफ्ट आती है, अगर ये आपका बैलेंस नेटवर्क नहीं है तो आप रिएक्शन टाइम में, मैनेज करने में, स्पीड कंट्रोल करने में, एकदम बंद करने में, आपका मोटर कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स मतलब इमोशनल कॉर्टेक्स से बिल्कुल लगा हुआ है। तो जब आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है और वहां पर से इंपल्सेस ज्यादा है, तो मोटर कॉर्टेक्स का भी इंपल्सिविटी बढ़ जाता है। बीच का जो इनहिबिटरी नेटवर्क होता है प्रीफ्रंटल डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, और इमोशनल नेटवर्क होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स से, तो इसमें डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं। और द मोमेंट ये डिसोनेंस क्रिएट हो जाए, वो तो फेटल हो गया ना। तो कभी कभी मार देते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी चीज फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग तो मोबाइल को भी तोड़ देते हैं अपना गुस्सा डाल के। और एक दो केसेस तो बिल्कुल वैसे ही, लखनऊ वाला भी वैसे केस आया था, साउथ इंडिया में भी वैसे केस ऑन एंड ऑफ आ जाता है कि किसी ना किसी परिवार में थोड़ा सा वायलेंट बिहेवियर हो गया। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बिगिनिंग है। हमने हमेशा सोचनी है कि कोई भी खतरनाक बड़े पैमाने पे आने वाली आहट छोटी सी चीज से ही शुरू होती है। जब मोबाइल शुरुआत हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के भी कंपोनेंट, हमने कभी डिवाइस को लेके एक दूसरे को, खास करके मम्मी पापा को या बहन भाई को या वाइफ को कभी मारने की सोची है? लेकिन आप देखिए, आज वाइफ अगर हस्बैंड का मोबाइल हाथ लेके देना चाहती है कि आज मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं जरूर कहूंगा कि 10 में से 9 हस्बैंड कहेंगे ना ना, मेरे मोबाइल का डेटा ये सब प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, छूना नहीं। जब वहां पर आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है तो रिश्तों में दरार तो आएगी। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इससे एक चीज़ ये भी निकलती है कि जैसे कई बार कई फॉरेन के कुछ सलाहकार हैं, वो ये राय देते हैं कि असल में मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, असल में सोशल मीडिया का एडिक्शन है। जी, आप क्या ये मानते हैं कि अगर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इस तरीके के ऐप्स अगर बंद कर दिए जाए तो मोबाइल टेक्नोलॉजी से क्या लोग दूर हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई दूसरी चीज आके रिप्लेस कर लेगी, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी क्या सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो लोगों से मोबाइल एडिक्शन जो है वो छूटेगा? ये जो सवाल है, ये इंटेलेक्चुअल सवाल भी है, सोचने वाला सवाल भी है, और मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में आंसर वाला नहीं सवाल नहीं है। तो मैं सबसे पहले सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप ये पहले समझिए कि चाइना में, इंडिया में एवरी डे का डेटा एनालिसिस अगर हम करें तो केवल टेक्स्ट मैसेजेस सोशल मीडिया यूज में 100 बिलियन से ऊपर हो रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। और ये हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? हमारी सारी इंफॉर्मेशन, आपने किस फ्रेंड को क्या लिखा से लेके किस फ्रेंड को आपने क्या इमेज भेजी, हमें लगता है कि ये क्रिप्टॉन है, पता नहीं चलता है। हमारा 50,000 करोड़ का पेजेस का डेटा यूएस वालों के पास एवरीडे जा रहा है वर्ल्ड से, और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। मतलब मेरी तो सोच से बाहर है कि 50,000 करोड़ पेजेस वर्ल्ड का डेटा सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट हो रहा है। और जब भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर मिशन, पर्पस या इवैल्यूएशंस या प्रोबेशन या सर्च सिस्टम ऑन करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये डेटा सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू रीएनालाइज होगा। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, आज का 21st सेंचुरी ही नरेंद्र जी कम्युनिकेशन, कनेक्शन और कोलैबोरेशन वाला है। तो हम लोग कनेक्ट तो करना ही चाहते हैं। हर बंदा ऐसा कहते हैं कि आपके 6 बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं और 60 आपके अच्छे दोस्त हो,
तो आप एक खुशहाल जिंदगी निभा सकते हैं। तो 6 बहुत अच्छे फ्रेंड बिल्कुल होने चाहिए। 60 आपके नोन टू लोग जो जब भी आपको जरूरत पड़े, फैमिली के कोई इंटरेक्शंस हो, परिवार के कोई फंक्शंस हो, उसमें आए, वो आपके लिए आए, आप उनके लिए जाए, जरूर है। लेकिन कोई चाहता है मेरे 5000 फ्रेंड्स बने। अब 5000 लोगों के साथ आप जस्टिस तो नहीं कर सकते मोबाइल मीडिया में। दूसरा है, आप चाहते हैं कि मेरी प्रेज हो। ये आजकल का जमाना भी है, पॉलिटिक्स में भी आप देखिए, हमारा पॉलिटिक्स डिप्रिशिएटिव पॉलिटिक्स है, एक दूसरों की गलतियां निकालने का पॉलिटिक्स है। किसने, इंग्लैंड वालों ने बता दिया कि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए ही बनाई जाए। मैंने कभी भी पार्लियामेंट के इस सेशंस में एक दूसरे के प्रेस हार्डली कभी देखे तो होंगे। आप यूएस वाला पार्लियामेंट देखिए, आप जापान वाला पार्लियामेंट देखिए, आप इनफैक्ट यूके वाला पार्लियामेंट देखिए, ये एक दूसरे को प्रेस करता है, अप्रिशिएट करता है। और अगर पार्लियामेंट जैसे लेवल्स पे अप्रिसिएशन नहीं है तो फैमिली के लेवल्स पे भी अप्रिसिएशन कम ही हो गया। वही लोग बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे साइकिक फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है आपकी मैनिफेस्टेशन का, आपके ऑब्जर्वेशंस का, आपके सेल्फ एस्टीम का, कि आप क्या करते हो। एक डोमेन है जिसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। आपका अपने कर्तव्य, अपने एक्शंस और अपनी आउटपुट के ऊपर सेल्फ बिलीफ कितना है। तो सेल्फ एफिकेसी बिल्कुल कम हो जाती है जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे। और स्पेसिफिकली जब अप्रिसिएटिव मोड ऑन हो जाएगा, जिसकी आज डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, ये भी दोस्त बन जाए, वो भी दोस्त बन जाए। अनजाने में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स दोस्त बन जाते हैं, और उनको एक्सप्लॉइट करने वाले लोग अलग तरह के हैं। एक पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है, एक ड्रग्स वाली इंडस्ट्री है, एक शॉपिंग वाली इंडस्ट्री है। ये सारे आपके ट्रेंड्स ले रहे हैं। आप क्या चाहते हो, ऑफर करते हैं। और खास करके जो वल्नरेबल एरिया होता है, 13 जैसे दी मोमेंट टीन ईयर शुरू हो जाता है नरेंद्र जी, वो लोग, उनमें 2 चीजें शुरू हो जाती हैं। एक तो मैं जो दूसरा कहते हैं उनका सुनूंगा नहीं, अपोजिशनल ऑटोनॉमी आती है। अपने मन की करके तो देखता हूं। तो ये वाला जो फीलिंग है, ये आपको दूसरों को काटने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, कॉन्ट्रारी क्रिएट करने के लिए, और आपकी यूनिकनेस की आइडेंटिटी होने के लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स है अंदर से। ये पर्टिकुलर फोर्स है एक तरफ, और दूसरा है द नीड फॉर अप्रिसिएशन, नीड फॉर बीइंग सीन बाय, नीड फॉर बीइंग हर्ड बाय। आज मम्मी पापा के पास, पेरेंट्स के पास कहाँ बच्चों के लिए समय है। बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए हैं और पेरेंट्स भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। 5 लोगों में 5 मोबाइल आ गए हैं, और बातें भी वो आजकल पता है टेक्स्ट मैसेज करते हैं, एक दूसरे के सामने देखना नहीं चाहते। तो हमने तो मोबाइल के साथ जुड़ना शुरू किया और एक दूसरे के साथ दुरावा शुरू कर दिया, दूरी शुरू कर दी। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुझे ऐसे ही लगता है कि हमें समझने की जरूरत है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज लाने की जरूरत है। और जो आप इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे थे कि अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स, उसमें आप टाइमर लगा दीजिए कि मैं ये सॉफ्टवेयर्स, एप्स कितना यूज कर रहा हूँ। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या आप जितना यूज कर रहे हैं आपको खुद को लगा है कि ये ज्यादा कर रहा हूं या नहीं। जब फैमिली मेंबर देख रहे हैं, मैं आपको एक अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं कभी कभी चेस खेलता था, मैं नेशनल लेवल पे चेस खेल चुका हूँ। 1996 में यूनिवर्सिटीज में गया था। फिर 2005 में जब मैं पीजी खत्म हो रही थी, उससे पहले हरियाणा और पंजाब का स्टेट का मैच चल रहा था। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि जा, तू चेस खेलता है तो खेल के आ जा। मैं अभी इंटरनेशनल मास्टर हूँ। तो क्या था, मुझे कोविड के समय की बात याद है, और मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं भी यूज नहीं करता हूँ, यूज कर लेते हैं। तो chess.com में ना एक ऐसे सीरीज ऑफ मैचेस होती है, 3 मिनट्स वाली, 2 सेकंड्स का इंक्रीमेंट होता है, 3 मिनट्स की मैच होती है।
फिर 10 मिनट्स वाली भी मैच होती है, तो उसमें क्या होता है 10 राउंड्स होते हैं और वर्ल्ड के सारे मास्टर्स खेलते हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे देख लिया कि मैं तो मोबाइल पे चेस खेल रहा हूँ, तो उसे पता नहीं था कि मैं वो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप प्लीज बंद करो, ये खेलना नहीं चाहिए। और मैंने उस समय, क्योंकि हर मूव में आपको बहुत सोचना होता है और प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया तो आपका गेम खराब, हार जाते हो आप। तो मैंने उस समय उनको कह दिया था कि नहीं, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो उसने बहुत बुरा लग गया था उसको। मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ मेरी पत्नी की सब लोगों के सामने, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि अपना अपना नजरिया है। आपने इंसान को एक तरफ रिस्पेक्ट भी देनी है, एक तरफ फ्रीडम भी देनी है, और ये देखना है कि उसका यूज उस समय किस प्लेटफॉर्म पर किस रीजन के लिए हो रहा है, और उसे थोड़ा सा समय देके समझने की कोशिश करें। खास करके मैं सारे माता पिता से जो अपने बच्चों के मोबाइल यूज से परेशान है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि यूज करते समय इमीडिएटली मोबाइल खींच ना ले उनसे। उनको 10 मिनट पहले बता दें कि 10 मिनट के बाद प्लीज बंद कर दीजिए, और फिर 1-2 मिनट रुक जाए, उस बार दोबारा बता दीजिए। तो जब आप 2 से ज्यादा बार एक रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट से, एक ग्रेस से, एक प्राइवेसी से रखते हो, तो आई एम प्रेटी श्योर कि टेक्नोलॉजी से ह्यूमन कनेक्शन आज भी पावरफुल है। ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सर, ट्रीटमेंट पूछने से पहले मैं तो ये सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है। सबसे पहला तो ये है कि आज के यंगस्टर्स को या लोगों को भी जो उनको एडिक्शन हो रहा है उसके बारे में वो पहले तो एक्सेप्टेंस कैसे कराएं। दूसरा ये है कि वो ट्रीटमेंट कराने के लिए कैसे यहाँ आ सकते हैं, अपने पास क्या टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये ट्रीटमेंट उनका हो सकता है कि वो इस एडिक्शन से दूर। बिल्कुल, तो ये आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल सवाल हो गया जी, कि अभी हमें पता लग गया कि शायद मैं, मेरा भाई, मेरे घर का कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या जो भी शायद ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, शायद एडिक्शन पे। हम हमेशा डायग्नोसिस बनाने से पहले उसको प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज में डालें। तो एक इंटरनेट एडिक्शन स्केल है या मोबाइल एडिक्शन स्केल है, मैं जैसे बता रहा था, प्रोफेसर ओरमान ने बनाया हुआ, उसमें 20 आइटम्स हैं। उसमें से आप देखिए 5 भी आइटम, कितने? 5 भी आइटम आपको ऐसे लगते हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरा जो रेटिंग है या जो स्कोरिंग है वो मॉडरेट से अबव जा रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है। फिर आप 1 to 2 वीक्स सेल्फ इवैल्यूएशन करके खुद ही कम कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो कम हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। इंटरवेंशंस बहुत ही सिंपल है। आप अलार्म क्लॉक को ही अलार्म क्लॉक की जगह यूज करिए, मोबाइल का अलार्म मत रखिए। खाना खाते समय खाना जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इस पे स्पेसिफिकली सबसे फोकस करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे थॉट्स, हमें 50,000 थॉट्स डेली मिलने आते हैं नरेंद्र जी। और थॉट्स क्रिएट कहाँ से होते हैं? तो कुछ थॉट्स डेस्टिन होते हैं क्वांटम, और कुछ थॉट्स फूड से क्रिएट होते हैं। अब आप खाना खाते समय अगर मोबाइल देखेंगे तो हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है जो हमें सटाइटी सेंटर कहते हैं, हाइपोथैलेमस में 11 न्यूक्लियस होते हैं। तो वो न्यूक्लियस सैटिस्फैक्शन और सटाइटी आपको बाहर निकाल देते हैं। आपका अटेंशन जो होता है वो समाधान और खुशी से निकल के फ्रस्ट्रेशन और डिस्फोरिया में चला जाता है। जाने अनजाने में वो सारे विचार, सारा अटेंशन आपके निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जापान के प्रोफेसर वानाताबी नाम के यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो से रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 2013 में ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये आर्टिकल लिखा था कंप्यूटर एंड ह्यूमन बिहेवियर के जर्नल में। तो ये आज भी अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि खास करके वो लोग जो खाना खाते समय मोबाइल यूज कर सकते हैं, कितने इरिटेबल हो जाते हैं, कितने डिटैच हो जाते हैं। उनको माँ, पापा, बहन, वाइफ से पर्सनल कनेक्शन अपने आप ही डिटैच होना शुरू हो जाता है। और
हमारे लिए तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, खाना भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, पर मुझे लगता है कि ये सोचने वाली और खेदजनक बात है। तो सर पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में जहाँ पर आप आज ये सारे केसेस हैंडल कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ आम जनता में लोगों को पता हो गई कि मैं मोबाइल का अब ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया हूँ, उससे मुझे चिड़चिड़ापन, घबराहट और ये सब होनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल है आपकी साइड से, और साथ ही साथ में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि वो एडिक्शन जो है उनका दूर हो जाए? बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। मैं हमारे पिम्स हॉस्पिटल में ये बताना चाहूँगा कि हमारे साइकियाट्री डिपार्टमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारा फैकल्टीज और रेसिडेंट का एक बढ़िया सा टीम है। एनालिसिस और कंफर्मेशन होने के बाद हम लोग आपके क्रेविंग और टॉलरेंस को दवाइयों से, बातचीत से, बिहेवियरल थेरेपी से, और एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन न्यूरोमॉड्यूलेशन लेबोरेटरी, जो अभी हमारी इस्टेब्लिश हुई है। वो हमारे ब्रेन के न्यूरोनल ऑसिलेशंस को, जो मैंने बताया था ना आपको कि कैसे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो उसको हम बैलेंस करने में हेल्प करता है। वो केवल मैग्नेट रखना होता है, एक प्रोटोकॉल ऑन करना है, और वो प्रोटोकॉल ऑन करके आपकी री इंटीग्रेशन, री स्टेबलाइजेशन और रिजुविनेशन शुरू हो जाएगी। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई दूसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा है, हमारे जो यहाँ के पिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन सर हैं आशीष जी अग्रवाल और शीतल मैडम जी अग्रवाल, ये दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव है। उन्होंने तो मुझे लगता है कि जैसे ठान ली हो कि मेंटल हेल्थ में जितनी लोगों की मदद की जा सके वो की है। और हमारे जो टेक्नोलॉजीज के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, अभी लेबोरेटरी एस्टैब्लिश हो गई है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये सारी टेक्निक सारे प्रैक्टिशनर्स के पास पहुंचे, फैमिली वालों के पास पहुंचे। और मैं बताता हूँ कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, बैंगलोर में ये टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने तो ये यूएस में हार्वर्ड में जाके सीखी है, तो मैं तो उसका बेसिक फंडा जानता हूँ। हमारे पास जो टेक्नीशियन है वो आईआईटी खड़गपुर से है, जिन्होंने कंप्यूटर और रिलायबिलिटी इंजीनियर में किया हुआ है। तो जो प्रिसीजन होनी चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिसीजन। वो सारे लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वो 10,000 से लेके 25,000 तक केवल एक सेशन ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। तो ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने ये टेक्नोलॉजी केवल 200 रुपए पर सेशन से अवेलेबल कराई है। ग्रेट। तो 200 रुपए तो एक तरह का आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया। है ना सच। तो उसको हम ये समझे कि हमें अगर कभी जरूरत पड़े, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको है, लेकिन जो भी ये चाहे समझे, तो उनके लिए ये सुविधा हमारे अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर में बिल्कुल अवेलेबल है। और हम आपकी पूरी तरह से, देखिए जिसको तकलीफ नहीं हम उसको ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं समझते, लेकिन जिसको तकलीफ है उन्होंने इसका एक अपॉर्चुनिटी लेकर करके देख लेना चाहिए। हमारे पास लास्ट 1 मंथ में ही लगभग 40 इंडिविजुअल्स इस ट्रीटमेंट से हैप्पी हो गए हैं, और मुझे लगता है बाय वर्ड्स ये स्प्रेड होना शुरू हो गया है। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है कि देखिए, तो हमारे बीच में थे डॉक्टर प्रवीण खेलकर, इनसे और भी बातचीत होगी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइकोलॉजी एक्सपर्ट से बात करने की आपकी बहुत इच्छा होती है, लेकिन कई बार शर्म की वजह से या फिर ये सोचकर कि मुझे कोई एडिक्शन है ही नहीं, आप इनसे मिलते नहीं है। पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में मौजूद है, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है 24/7। आप कभी भी आइए, यहाँ पर मिलिए इनसे, खासकर दिन के टाइम पे आइएगा, डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं और उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। तो 50 के इस खास एपिसोड में डॉक्टर प्रवीण खेलकर को मैं विदाई देना चाहूंगा, और एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास के ऊपर भी हमें बहुत कुछ बताए, और मोबाइल एडिक्शन के भी सेकंड सीरीज में हम एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। आपका ये जिस तरह से आपने पूछा, जानना चाहा, बताया और एक्सप्लेन किया जी, ये मुझे लगता है कि श्रोताओं ने सुनना चाहिए, और अपने फीडबैक और क्वेश्चंस भी वो इसमें फॉरवर्ड कर बिल्कुल सकते हैं, तो वो देने बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।